हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इडुटेरिया का जो 5000 प्लस एमसीक्यू का बुक आया है, उससे हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज इसका 5वां प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। और इसके पहले हमने इसके 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो उसकी वीडियो चैनल में अपलोड है, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों फेमस है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक उष्णता के कारण। तो मृत घाटी अधिक उष्णता के कारण फेमस है। नेक्स्ट है, 3 नंबर क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसके कथन देख लेते हैं। पहला है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सेकंड है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और थर्ड है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इनमें कौन से सही है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। इसमें केवल 1 और 3 सही है और ये 2 गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। नेक्स्ट है, यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है? तो यूरेनियम भंडार में कौन सा देश टॉप पे है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम भंडार में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार द्वीप। सेकेंड है डोवर जलडमरू मध्य, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। थर्ड है मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। और फोर्थ है डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो कौन सा ऐसा स्थल है जो ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरकनिका। और भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो कौन ऐसा है जो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने रखी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं 1, 2 और 3, यानी कि 1 नर्मदा, माही और तापी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा, माही और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि महानदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। और यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवक्षेपण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो इसमें कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर किसका बहुलक है? तो रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? यानी कि कौन ऐसा दर्पण है जिसपे वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो मिश्रण के पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी है, रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन मादा जनन अंग से स्रावित होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ विटामिन का नाम दिया है और दूसरी तरफ उसके प्रभाव के बारे में दिया है। तो इसका सही आंसर बताते हैं, देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोकेफेरॉल। टोकेफेरॉल जनन क्षमता की कमी। और टोकेफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकेफेरॉल। नेक्स्ट है नेफ्थोक्विनोन। तो नेफ्थोक्विनोन का क्या हो जाएगा? चोट लगने पे रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्राव। और ये इसको किस विटामिन का है नाम है? विटामिन के का नाम है। थर्ड है थायमीन। तो थायमीन की कमी से क्या होता है? तो थायमीन की कमी से होता है बेरी, और ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। और लास्ट है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन संबंधित है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 22 नंबर, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9 के ख में। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और सेकंड है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इनमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर सही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार के ही रिट जारी करता है, 6 प्रकार के नहीं जारी करता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार के रिट है जिसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी करते हैं। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है?
तो नीचे जो कथन दिए गए हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो इनमें से कौन सी सही है ये बताना है। तो पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सेकंड है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। थर्ड है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। और फोर्थ है वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। तो इनमें से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। एक सही है क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और सेकंड भी सही है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। और थर्ड भी सही है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कब जोड़ेगा, 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और वर्तमान में संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि 11 मौलिक कर्तव्य है, इसे आप याद रखिएगा। तो 4 नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं 1919 के अधिनियम की ये बताना है। तो इसकी पहली विशेषता है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का स्थानांतरण। और सेकंड है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। और थर्ड है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो इनमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी, ये सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें रेलवे और परिवहन मंत्रालय किसके पास था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मथाई। तो रेलवे मंत्री कौन थे, भारत के पहले रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है कुटीर उद्योगों का विकास करना। सेकंड है आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। थर्ड है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। और फोर्थ है राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। तो इनमें कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण का जो अधिकार है यह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह राज्य के यह मौलिक अधिकारों में शामिल है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है 29 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य शामिल किए गए थे उनमें कौन सा ऐसा राज्य है जो शामिल नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। नेक्स्ट है क्योंकि अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था, यह व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत शामिल नहीं हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। तो शारदा अधिनियम पारित हुआ था 1930 में, और यह हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ था, हरविलास शारदा के, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो भारत में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी एनजी रंगा ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 32 इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। तो किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है। तो इनमें से जो कथन दिए गए हैं वह कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो पहला है जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। सेकंड है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। और थर्ड है इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। और फोर्थ है इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। तो इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग कब किया था। तो इन्होंने प्रथम सफल प्रयोग किया था भारत चंपारण सत्याग्रह के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। तो चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी। तो यह सर्वप्रथम पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो इस शिलादित्य की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो कौन से संत थे जिनको कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो वे थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक द्वारा की गई। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर बिहार में है। और इसकी स्थापना किस शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक किस शासक का राजवैद्य था जिसे महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया था। तो यह था बिंबिसार का राजवैद्य था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अपने दूत के रूप में इसे चीन भी भेजा था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 42, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो तारीख मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह याहिया बिन अहमद सरिंदी ने लिखी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो कौन से ऐसे वायसराय थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जानवरों और पौधों की संरचना। तो एनाटॉमी में जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशी निवासियों की आय। तो विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। तो बाजार में जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है 48, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो इनमें कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसे विश्व बैंक जारी नहीं करता है। तो वह रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 49, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 50 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन,
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF जारी करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। तो इस तरह हमने जो इडुटेरिया का जो 5000 प्लस MCQ का बुक आया है उसके हमने आज 5वां सेट भी कर लिया, और इसी तरह हम इसके सारे सेट को कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें लास्ट में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया? तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक दिया है इसमें। तो बिंबिसार ने अंग के राज को मगध में मिलाया था, और किस शासक को हराया था? अंग के किस शासक को? तो ब्रह्मदत्त को हराया था। नेक्स्ट है, इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। तो ये सारी चीज़ें बिंबिसार के बारे में है कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया, और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो राजवैद्य जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जिसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा था। और नेक्स्ट है, इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की गद्दी प्राप्त करने के लालच में। नेक्स्ट है, अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो उसका उपनाम था कुणिक। और अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। नेक्स्ट है, उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। तो उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था, और उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित कर ली। तो उदयन ने जो राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, तो जब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की तो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? तो वैशाली ले गया। नेक्स्ट है, कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। तो कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था, और यह अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र लाया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। यह पहले जैन धर्म का अनुयायी था, और बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। महापद्म नंद की एक उपाधि थी एक राट की, इसे भी आप याद रखिएगा। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और यह महापद्म नंद का पुत्र था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो घनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें कौटिल्य ने, यानी कि विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह हमने आज इसका 5वां प्रैक्टिस सेट कर लिया, और ऐसे ही हम इसके सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।